1.3 के साथ शुरू कर रहे हैं और हम नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है जी, रूट 5 इरेशनल प्रूव करना है, पता हमें फिर से है कि ये इरेशनल है, तो डिमांड कर रहे हैं, तो हम फिर वही काम करते हैं हमारे साथ कि हम इसे एज्यूम करते हैं, लेट रूट 5 इज रेशनल। रूट 5 रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल है तो डेफिनेटली ए अपॉन बी फॉर्म में आ जाना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में तो ऐसे ही आता। ठीक है, अब फ्रैक्शन फॉर्म में ही आ गया, बी के लिए कंडीशन, और ए और बी दोनों को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा कि रूट 5 के साथ ये b हुआ मल्टीप्लाई और ये हुआ a। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, a स्क्वायर 5b स्क्वायर, b स्क्वायर को मैं यही रहने देता हूं, और a स्क्वायर अपॉन 5। हम पहुंचे ये स्टेप पर, इस पार्ट पर कि a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है। पर ध्यान देना, जब मैंने इसे को प्राइम बोला था तो को प्राइम के साथ आपको जो एक डेफिनेशन, एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां HCF को प्राइम नंबर्स का हमेशा 1 होता है। अब ये भी मैंने कह दिया कि a स्क्वायर तो 5 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो आगे क्या लिखना हमें, इफ a square is divisible by 5 so that a is also divisible by 5। ठीक है, अगर a 5 से डिविजिबल, a स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। थ्योरम है हमारी एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो a अगर 5 से डिविजिबल है, यहां तक हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप को लेकर चलते हैं कि हमारे पास a अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं a को क्या लिख पाऊंगा। अब आपने वो ध्यान देना कि a एक मल्टीपल हो जाएगा 5 का, क्योंकि 5 से डिविजिबल का मतलब है कि वो जो भी नंबर है उसमें 5 उसका फैक्टर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसको 5c लिखा, और c को भी अगर आप यहां मेंशन करना चाहें तो आप लिख सकते हो c इज एनी इंटीजर। मतलब c कोई भी इंटीजर है और उसको 5 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए 5 से डिविजिबल था तो ये मैंने एज्यूम किया। एंड अब हम इसको ये लिखा मैंने, यहां तक भी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन और नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ध्यान देना कि मैं किस स्टेप की बात करने जा रहा हूं। यहां आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है, यहां आपके पास a स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों में a स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या कंक्लूजन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, अब जरा आपने वो समझना है। ठीक, तो यहां a स्क्वायर 5b स्क्वायर के इक्वल और a स्क्वायर 25c स्क्वायर के इक्वल इक्वेशंस को नेम दे देता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दोनों को कंपेयर कर लीजिए तो 5b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा। 5b स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 25c स्क्वायर। तो 5b स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू दिस। तो ये जो b स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर से वही सेंटेंस हमें मेंशन कर देना है कि हाँ b स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो b भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो फिर से लिख देते हैं यहां पर, इफ b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। पर हम जो एज्यूम कर चुके थे, हम अपने उसी गलती को मानने की जगह पर हैं कि हम अपनी गलती को मानेंगे। गलती क्या थी कि मैंने बोला कि वो रेशनल है, रेशनल है तो a अपॉन बी, a और b को प्राइम, और उनके फैक्टर्स सिवाय 1 के कुछ हो नहीं सकते। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि जो a है, ये देखना कि मैंने अभी लिखा कि a किससे डिवाइड होगा,
ए किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। मतलब ए का एक फैक्टर 5 है, जो कि मुझे तो नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ फैक्टर 1 से ही मतलब था। फिर मैंने यहां लिखा कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है, जो कि मुझे फिर नहीं चाहिए। मतलब ये क्यों मिल रहा है सब मुझे? ये मैंने गलती की थी, अब मेरा समय है उस गलती को मानने का। तो हमें क्या लिखना है? फिर से वही सेंटेंस कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our wrong assumption कि हमने रॉन्ग एज्यूम किया है ये चीज, ठीक है। ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशन कि हम रॉन्ग एज्यूम कर चुके थे, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन मिल रही है हमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या मिल रही है मैं बोल के बता रहा हूं। आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में या कहीं पर भी इसको पढ़ना है, समझना है कि क्या था। हम मान के चल रहे हैं ए और बी को प्राइम नंबर्स, रेशनल की वजह से वो को प्राइम हुए, सिंप्लीफाइड फॉर्म में जिसे कह सकते हैं, ठीक है ना। फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा था, सिंप्लीफाइड फॉर्म भी कहते हैं आप इसे। इजी लैंग्वेज सिंप्लीफाइड फॉर्म मतलब कि जब आप डिवाइड करें तो 1 क्या हुआ, कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर दोनों के दोनों नंबर हमने प्रूव कर दी कि ये भी 5 से डिवाइड होता है और ये भी 5 से डिवाइड होता है, जो कि हमारी गलती की वजह से हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी यही प्रूव करने को बोला गया कि 3 + √2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो स्टार्ट फिर वहीं से करना है कि हम एजम्पशन जो करनी है वो रॉन्ग करनी है। तो लेट 3 + 2√5 इज इक्वल टू रेशनल। हमने एज्यूम कर लिया इसे, फिर से एक रॉन्ग पार्ट एज्यूम कर लिया कि हाँ ये रेशनल है, बाद में मान जाएंगे कि ये गलती थी और गलती थी, तो इसका मतलब ये इरेशनल बन जाएगा अपने आप ही पर, ठीक। तो 3 + 2√5 हमने रेशनल एज्यूम किया, और रेशनल अगर एज्यूम कर रखा है तो रेशनल नंबर्स की तो पहचान ही कुछ ऐसी है कि वो a/b फॉर्म या p/q फॉर्म होना चाहिए, और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड a एंड b आर को-प्राइम। को-प्राइम समझ गए ना, तो याद हो गया, समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या था कि इन a और b का HCF इज ऑलवेज 1, ठीक है ना, ये बात भी समझ में आ गई। तो अब चलते हैं हमारे को कंटिन्यू करते हुए। तो इसको कंटिन्यू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2√5 इज इक्वल टू a/b, शिफ्ट कर दो इसे -3। तो पहले एलसीएम के साथ सॉल्व करते हैं, 2 - 3b/b 2√5। नाउ √5 इज इक्वल टू 2 - 3b/b, और ये 2 और ये ऐसे। यहां तक भी समझ में आया? प्रॉब्लम आपके सामने फिर से आ गई है कि जो हम एज्यूम कर रहे थे वो हम नहीं प्रूव कर पा रहे हैं, कि हमने प्रूव एज्यूम तो ये किया था कि ये नंबर रेशनल है। तो डेफिनेटली इधर वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये तो है रेशनल, और ये इक्वल किसके हो गया, सॉरी ये है इर्रेशनल, ये है इर्रेशनल, और ये इक्वल किसके प्रूव हो गया, रेशनल के, ठीक है। अब इर्रेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, तो क्या लिखते हैं, ये हमसे जो हुआ कि गलती हुई, पहले तो ये फॉल्स है, ये पार्ट फॉल्स है। अब फॉल्स है क्यों है, समझ गए आप कि जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग एज्यूम किया था। फिर से वही लाइन वही सेंटेंस फिर से मेंशन करना है, ड्यू टू अ रॉन्ग assumption। फिर से कि दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption. So we conclude
क्या कंक्लूजन हम पहुंचे कि जो assumption थी वो रॉन्ग थी और assumption ये थी कि वो रेशनल माना होता, तो हम इस पर कंक्लूजन पर पहुंच गए कि 3 + 2√5 एक इज एन इररेशनल नंबर, कि वो एक इररेशनल नंबर है। ठीक है, ये भी समझ में आया आपको? वीडियो पॉज करके आप इसे चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। 1/√2 हमारा थर्ड क्वेश्चन है। 1/√2 सेम सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करते हैं इसे भी हम। लेट 1/√2 इज इक्वल टू रेशनल। हमने फिर से इसे एज्यूम किया कि ये रेशनल है, एंड अगर ये रेशनल है तो ये इस फॉर्म में होना चाहिए। फिर से वही कंडीशंस मेंशन कर दीजिए कि जो जो इसके साथ कंडीशंस थी वो कंडीशंस क्या थी। A एंड B co-prime where B is not equal to 0 also। ठीक है, और जब ये सब कुछ कंडीशंस हैं तो उसके बाद हम चलते हैं इसको प्रूव करने की कोशिश करने में, पर बाद में हमारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। जैसे मैं बोलता आ रहा हूं कि गलती मानने में बुराई नहीं थी, तो इसको तो मैंने रेसिप्रोकल किया, तो इसे भी रेसिप्रोकल किया। और √2/1 दिस पार्ट इज इररेशनल, और इधर वाला जो पार्ट है वो है आपके पास रेशनल, क्योंकि A/B और B/A है तो को-प्राइम ना, फैक्टर्स को कॉमन, इनका HCF की अगर हम बात कर रहे थे तो HCF इस A और B का 1 ही है। अब वो A/B है या B/E है, फैक्टर्स में तो 1 ही रहना, उनके कॉमन फैक्टर्स में तो रहेगा, तो वो रेशनल ही, इधर रेशनल ये इररेशनल। फिर से हमने क्या कर दिया, गलती कर दी, गलती मान जाते हैं कि ये जी फॉल्स है, फिर वही लिखना कि जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, और रॉन्ग अजम्पशन से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमारे पास 1/√2 क्या हो जाएगा फिर इररेशनल नंबर। ठीक है, एग्जैक्टली पूरा सेंटेंस और पूरी स्टेटमेंट क्या लिखनी है, आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइड करो। मैंने काफी क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि वहां पर क्या लिखना है, बार बार वही सब कुछ लिखना, आप भी बोर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको चेक करना, मीनिंग समझना है कि हाँ पर क्या कंडीशन दी गई है, तो उसी को समझने के लिए आपने वीडियो को रिवाइंड करना। ठीक, तो नेक्स्ट सम की तरफ चल रहा हूं। 7√5 सेम कॉन्सेप्ट, इजीएस्ट पार्ट फिर से सॉल्व कर लेते हैं। लेट दिस पार्ट इज रेशनल, फिर से एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है। अब भाई ये रेशनल है तो A/B में होना फिर से जरूरी है। ठीक, और B के लिए कंडीशन B पता लग गई, अब हमें बहुत बार लिख चुके। A और B दोनों के लिए भी कंबाइंड कंडीशन पता है, A और B आर को-प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब यहां इसको कंटिन्यू कर लीजिए, √5 A/7B, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहां हम बात करते हैं इस पार्ट की। ये नंबर क्या है, इररेशनल, और ये जो नंबर है आपके पास ये क्या है, रेशनल। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब इररेशनल और रेशनल दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। अब दोनों इक्वल नहीं हो सकते तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है। ये फॉल्स क्यों हुआ, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारी, ये कॉन्ट्राडिक्शन हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से है। तो हम किस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे फिर से कि जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, तो मींस फिर ये करेक्ट पार्ट क्या है, ये नंबर क्या है, इररेशनल नंबर्स। बात समझ में आ गई ये भी। ठीक है, चले हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 6 + √2 प्रूव करने के लिए फिर से लिया गया कि हाँ ये इररेशनल है। बहुत बार हमने गलतियां कर ली, हर बार हम अपनी गलती को मान जाते हैं बाद में, इस बार भी हम वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो फिर हम अपनी गलती को मानते हैं, तो पहले तो गलती कर लेते हैं। क्या गलती कर रहे हैं, लेट 6 + √2
एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब अगर ये रेशनल है तो फिर वही कंडीशन आ जाती है कि ये एक a अपॉन बी फॉर्म में है, √2 a अपॉन बी -6 ये लिखा गया, √2 a -6b अपॉन b, ये इस कंडीशन तक भी पहुंच गए। अब आपका सम फिर सॉल्व हो गया। ठीक, तो क्या हुआ सॉल्व, ये जो पार्ट है फिर से क्या है, इर्रेशनल। इधर क्या है आपके पास, रेशनल। दोनों इक्वल फिर से नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भैया, रेशनल और इर्रेशनल दो अलग अलग नंबर्स इक्वल कैसे हो जाएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर से फॉल्स प्रूव हो गया, हमसे रॉन्ग प्रूव हो गया। अब ये रॉन्ग क्यों प्रूव हो रहा है भैया, ये रॉन्ग इसलिए प्रूव हो रहा है क्योंकि हमने एज्यूम रॉन्ग किया था, और हमने एज्यूम रॉन्ग किया था तो फिर से हम क्या लिखेंगे कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है हमारे रॉन्ग अजम्पशन की वजह से है। रॉन्ग अजम्पशन क्या थी कि हमने ये मान लिया था कि 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। तो अब हम जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूजन क्या होगा कि 6 + √2 इज इर्रेशनल नंबर। ये भी क्लियर हुआ? ठीक है, बार बार वही चीज वही बात सब रिपीट होती चली जा रही है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आने लगी होगी। Thank you.